किसी भी देश को, यानी कभी लगता है कि हम इतने भाग्यवान हैं आज हम सब, कि हम ऐसे देश में हमने जन्म लिया है जिसके पास कुछ ऐसी विरासत है, कुछ ऐसी स्ट्रेंथ है जिसके आधार पर हम दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने की स्पर्धा में नेतृत्व कर सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी अमानत है, वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। दूसरी हमारी ताकत है डेमोग्राफी। वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और तीसरा है डिमांड। आज इतनी बड़ी डिमांड है, ये तीनों चीजें किसी एक देश के पास हो ऐसा आज दुनिया में एक भी देश नहीं है। डेमोग्राफी भी हो, डेमोक्रेसी भी हो और डिमांड भी हो। अगर ये तीन महत्वपूर्ण बातों, अगर उसको हम एक हमारी ताकत समझे और उसको लेकर के हम अपनी रणनीति बनाए, अपनी नीतियां बनाए, तो हम बहुत कुछ देश की स्थिति को बदल सकते हैं। जब अटल जी की सरकार थी, 21वीं सदी का प्रारंभिक वर्ष था और 20वीं सदी का उत्तरार्ध था, जो ब्रिक्स कंसेप्ट आया, उस ब्रिक्स कंसेप्ट में डेवलप कंट्रीज के बाद बड़ी इकोनॉमी वाले देशों में हिंदुस्तान ने अपनी जगह बनाई। विकास की संभावना वाले देशों में ब्रिक्स में हिंदुस्तान ने अपनी जगह बनाई। लेकिन आज हम वहां से किनारा हो गए। ये 10 साल में ऐसा क्या हुआ कि हमारे बाहर भी लोग हमें एक बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने वाले देश के रूप में देख रहे थे। एक प्रकार से लगता है कि हमने पूरा ये डेकेड हमने गंवा दिया और इसलिए हमको फिर से एक बार वहीं से शुरू करने की नौबत आएगी, ऐसा लगता है। आज हम किस प्रकार से संकटों से गुजर रहे हैं। बाय एंड लार्ज लोग कहते हैं कि भाई फिस्कल डेफिसिट की चर्चा करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर हम जब डेफिसिट की ओर देखें तो कहां पर जाकर के हम रुकेंगे। इट्स नॉट सिंपली फिस्कल डेफिसिट, गवर्नेंस में डेफिसिट है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में जो एक वाइब्रेंसी चाहिए उसमें डेफिसिट है, ट्रस्ट डेफिसिट है, मोरल डेफिसिट है, और बिजनेस के लिए जो ईज एनवायरनमेंट चाहिए, ईज एनवायरनमेंट, वो भी डेफिसिट है, सिक्योरिटी डेफिसिट है। यानी एक जगह पे गाड़ी अटकी नहीं है, हमने यहां लाकर के खड़ा कर दिया है कि हमने जहां थे वहां आगे बढ़ना पाना एक बात है, लेकिन हम जहां थे वहां से भी गिरते चले गए हैं। और चाहे वो मॉरल डेफिसिट हो, कैरेक्टर क्राइसिस का मामला हो, हर प्रकार से। और जब प्रमुख स्थान पर ये हालत हो तो मैं जानता हूं कि सामान्य मानवी में निराशा आना बहुत स्वाभाविक है। एक बार भरोसा टूट जाए
तो निराशा बड़ी वायरल हो जाती है। आज भरोसा टूट चुका है। अगर एक बार हम भरोसा दे पाए, हाँ भाई चिंता मत करो मैं बैठा हूं, तो ये देश ऐसा नहीं है कि चल नहीं सकता, दौड़ सकता है। और जब मैंने पहले प्रारंभ में कहा कि हमारी ऐसी स्ट्रेंथ है जिसके दुनिया का कोई कंट्री एक साथ क्लेम नहीं कर सकता है, डेमोक्रेसी हो, डिमांड हो, डेमोग्राफिक बेनिफिट हो, कमी क्या है? वी डोंट हैव ए डायरेक्शन, कहां जाना है। वी डोंट हैव ए डेडिकेशन एंड वी डोंट हैव ए डिटर्मिनेशन। अगर हमारे पास डायरेक्शन नहीं है, डिवोशन नहीं है, अगर हम डिटर्मिनेशन के साथ इसको कर, तो ये तीनों जो हमारे पहले वाले डी हैं, ये धरे के धरे रह जाते हैं। और आवश्यकता होती है डायरेक्शन हो, डिटर्मिनेशन हो और डेडिकेशन। लगता है जी ये कोई पार्ट टाइम एक्टिविटी थोड़ी है। गुजरात की मेरी सफलता के लिए लोग पूछते हैं तो मैं कभी कहता हूं कि मैं 24 आवर सीएम हूं और कोई काम ही नहीं है। एक ही काम है मेरे पास, वो करता रहता हूं। तो उसका मुझे काफी, एक सबसे बड़ी समस्या है हमारे पास, वो है गुड गवर्नेंस। मैं हमेशा कहता हूं कि बैड गवर्नेंस इज लाइक अ डायबिटीज। कितना ही आदमी तंदुरुस्त लगता हो, लेकिन एक बार डायबिटीज हो गया तो हर बीमारियों को वो इनवाइट करता है और धीरे 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 खोखला हो जाता है। ये बैड गवर्नेंस फिर हर प्रकार की बीमारियों को लाता है। और इसलिए कभी नीतियों से भी ज्यादा गवर्नेंस ताकत रखता है। और गुड गवर्नेंस है, इफेक्टिव गवर्नेंस है। आप देखिए चीजें कैसे बदलती है। आई विल गिव यू द स्मॉल सिंपल एग्जांपल। गुजरात ने सबसे पहले सोलार पॉलिसी लाया देश में, और हम जब सोलार पॉलिसी लाए तो हमने 13 रुपया देंगे ऐसा कहा था। तो गुजरात के बाद उसी फुल स्टॉप कॉमा के साथ भारत सरकार ने पॉलिसी को लाया, लेकिन एक फर्क किया। जहां हमारा 13 था वहां उन्होंने 19 कर दिया। अब हमारे देश का व्यापारी हम जानते हैं जी, 19 मिलता है तो 13 में कौन आएगा। तो हमारे अफसर लोग मेरे पास आए, बोले मोदी जी अब बेकार हो गया सब, कोई आएगा नहीं। भारत सरकार 19 दे रही है, कौन आएगा 13 में। हम बदल करें, मगर हम बदल नहीं करेंगे। आई विल नॉट चेंज। और मैंने रिस्क लिया। परिस्थिति ये बनी कि 19 में कोई नहीं गया, 13 में क्यों लग गई। और आज हम एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट वाले बन गए, एशिया का सबसे बड़ा। क्यों? गुड गवर्नेंस, नॉट द पॉलिसी। मेरी और भारत सरकार की नीति एक थी, ऊपर से वो 6 रुपए ज्यादा देते थे, लेकिन क्यों आए तो उनको अनुभव हुआ कि भाई इफेक्टिव गवर्नेंस है कि नहीं है, जो नीतियों को कहा गया है उसको मानने वाले लोग हैं कि नहीं है। और अगर उसमें हम इन्वेस्टर का एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं तो फिर उसके लिए 19 और 13 का मायना बहुत कम हो जाता है। उसको लगता है भले 2 साल कम कमाएंगे फिर कमा लेंगे, एंड देन ही कम फॉरवर्ड। ये जो मूलभूत बातें हैं जिसको लेकर के आज देश कठिनाइयों को अनुभव कर रहा है, उसको हम बदलाव चाहते हैं। ये बात सही है। किसी भी देश की इच्छा क्या रहती है? विकास करना हो तो क्या, इकोनॉमिकल सिस्टम हमारी साउंड हो, सरप्लस बजट हो,
एक्सपोर्ट अच्छा हो, पर कैपिटा इनकम ठीक हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में बिजली, पानी, सड़क मिल रहा है, यही से के आसपास होता है। ये बाय एंड लार्ज हर जगह पे सुनने को मिलता है, लेकिन यहां से रुक करके हमारा देश हम नहीं चला सकते हैं। ये अनिवार्य होने के बाद भी 2 कदम और आगे चलने का निर्णय अभी से करना पड़ेगा। ये होने के बाद वो करेंगे, ऐसा नहीं होता है। वी मस्ट हैव ए होलिस्टिक अप्रोच एंड क्यूमुलेटिव चीजों को हमने व्यवस्था में, स्ट्रेटेजी में बांधना पड़ेगा। मैं इस बात का आग्रही हूं कि हमारे यहां बहुत सी चीजों की मर्यादाएं हुई है, कहीं कहीं लगता है जैसे बंध गए हैं। आज के विश्व का जो मूड है, नई पीढ़ी का जो मूड है, उसको देखते हुए हमने भी फ्रीडम ऑफ चॉइस, इस एनवायरनमेंट को बल देना पड़ेगा। अगर फ्रीडम ऑफ चॉइस का एनवायरनमेंट हम क्रिएट नहीं करते हैं तो फिर वो मजबूरन कहीं अटक जाएगा। और फ्रीडम ऑफ चॉइस की तरफ हमारे यहां ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेस, सर्वाधिक उपयोग कैसे हो हमारी संपत्ति का। अगर हम आज से 50 साल पर विपुलता दिखती होगी, कोई ऐसा नहीं है। नेचुरल रिसोर्सेज की मर्यादाओं को हमने समझना होगा, तो उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, इसको हमने एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा कैसे बना सकते हैं, उसको देख। कभी कभी लगता है कि हमारे देश में सामान्य मानवी के प्रति क्योंकि देश अगर आगे बढ़ाना है तो ऊपर के 2-5 करोड़ लोग नहीं बढ़ा सकते हैं, नीचे के तबके के लोगों के बिना बढ़ना नहीं है। और उसके लिए डिग्निटी इज ए इश्यू। हम कहते हैं श्रम एव जयते, डिग्निटी ऑफ लेबर। और अगर हम डिग्निटी पर बल देते हैं तो कैसा बदलाव आता है। आई विल गिव यू 2 एग्जांपल। हमारे देश में आंगनवाड़ी एक व्यवस्था होती है। छोटे छोटे गरीब परिवार के बच्चे आंगनवाड़ी में आते हैं, खेलते हैं, और गांव की एक गरीब महिला होती है, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, वही उस आंगनवाड़ी को चलाती है। 1500-2000 रुपये में कहाँ गाड़ी चलती है। हमारे दिमाग में आया कि ये जो सबसे छोटी इकाई है, उस पर हम बल कैसे दें, कैसे किया जाए। कुछ इनिशिएटिव लिए। पहले आंगनवाड़ी कहाँ बैठती थी, स्कूल है कोई पुरानी तो स्कूल के कहीं कोने में एक आध जगह पे नीचे बाहर लॉबी में बिठा देते थे, या कहीं पेड़ के नीचे बैठा देते थे, या कहीं मंदिर के पास बिठा देते थे। हमने कहा नहीं, हम सबके लिए एक नंदघर बनाएंगे। सब जगह पे आंगनवाड़ी का अलग मकान बनाया और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत केयरफुली, बच्चों के लिए कैसा चाहिए सब करें। एक महत्वपूर्ण काम किया हमने, आंगनवाड़ी वर्कर जो महिलाएं थी उनको यूनिफॉर्म दिया। और यूनिफॉर्म में मेरा आग्रह ऐसा था कि एयर होस्टेस से इसका यूनिफॉर्म अच्छा होना चाहिए। यू विल बी सरप्राइज, एक छोटे से इस निर्णय के परिणाम डिग्निटी ऑफ दैट पर्सन, पूरा माहौल बदल गया। पहले गांव में गए तो गवर्नमेंट देखनी हो तो कोई पुलिस वाला दिखता है तो पता चलता है हाँ गवर्नमेंट है। आज मेरे यहाँ वो आंगनवाड़ी की महिला यूनिफॉर्म में खड़ी है, लगता है सरकार है। आप कब कल्पना कर सकते हैं कैसे बदला जा सकता है जी। आपको लगता होगा कि ये देश की चिंता ये आंगनवाड़ी से शुरू करेगा क्या, तो कब पहुंचेगा। वहीं शुरू करो, अपने आप पहुंच जाएगा। और इसलिए मैं कहता हूं कि डिग्निटी हमारे देश में एक ऐसा इश्यू है जिसको हमने ऊपर से ही संभालना होगा, और हमने केयरफुली एनवायरनमेंट चेंज करना होगा। और आज टेक्नोलॉजी के कारण, मास कम्युनिकेशन के कारण हर व्यक्ति के मन में एक एस्पिरेशन है। स्थितियां न हो तो भी वो चाहता है उसको भी किसी की बराबरी की जिंदगी जीने का मौका मिले।
एक समाज के नाते ये हमारी आवश्यकता रहेगी। गरीबी और अमीरी का अंतर, ये खाई किसी भी समाज के लिए स्वस्थता की निशानी नहीं है, उसमें बदलाव चाहिए। ये खाई हो सके उतनी कम रहे, उस दिशा में हमारे एफर्ट्स होने चाहिए, वरना समाज जो नीचे है वो साइकोलॉजिकली दब जाता है, वो खड़ा ही नहीं हो पाता है। और इसलिए गरीबी और अमीरी के बीच की जो खाई है, इसको बांटने का पूरा प्रयास होना चाहिए। गांव और शहर, हर कोई कहेगा कि हमारा जीडीपी बढ़े, अटल जी की सरकार जब गई तो 8.4 पे छोड़ के गई थी, ये जाएंगे तो 4.8 पे छोड़ के जाएंगे। तो हम लोगों को वहीं से शुरू करना होगा। तो कहते हैं कि भाई आपको तो अटल जी का विरासत संभालनी है, तो फिर वैसे ही होना करना है। खैर, ये कोई बहुत बड़ी कठिन बात है ऐसा मुझे नहीं लगता है। मैं इस एक बात को मेरे एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहता हूँ। गुजरात वॉज नेवर एग्रीकल्चर स्टेट। जब एग्रीकल्चर की बात आती तो कृष्णा, गोदावरी, गंगा, यमुना, पंजाब, हरियाणा यही आते थे। हम लोग तो 10 साल में 7 साल अकाल वाले राज्य थे। वाटर स्कैरसिटी हमारी मैंने नसीब में लिखी गई, एक नर्मदा मैया के सिवाय हमारे पास कुछ है नहीं, उधर तापी है और इधर रेगिस्तान और उधर पाकिस्तान। तो यही हमारी हालत। हमने पानी पर ध्यान केंद्रित किया, सॉइल की क्वालिटी पर ध्यान केंद्रित किया, सीड्स पर ध्यान केंद्रित किया, टेक्नोलॉजी लाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का प्रयास किया। आज हम पिछले 10 साल का हमारा एवरेज एग्रीकल्चर ग्रोथ हिंदुस्तान का 2-3% से आगे नहीं बढ़ रहा है, हमारा 10+ है। कहने का मतलब है कि जीडीपी, आखिर जीडीपी होना तो यही से होना है, और इसलिए हम जितना बल देंगे हम उसका प्रयास। हेल्थ एंड एजुकेशन, हमारा क्या, हमें हमारे अप्रोच बदलने की आवश्यकता है। हम लोग जब हेल्थ की बात करते हैं तो ध्यान में क्या आता है, हम लोग ज्यादातर सिकनेस को एड्रेस करते हैं। Whereas we'll have to change our approach, पैराडाइम शिफ्ट चाहिए, हम वेलनेस को एड्रेस करें, हम सिकनेस को एड्रेस करते हैं। और इसलिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के जितने पहलू हैं वो करीब करीब हमारे उदासीन हो जाते हैं। अब देखिए, 5 साल के बाद महात्मा गांधी 150 गांधी की 150वीं जयंती आएगी। हेल्थ सेक्टर की सबसे बड़ी सेवा करनी है तो गांधी से बड़ा कोई इंस्पिरेशन नहीं है। महात्मा गांधी की सबसे प्रिय कोई चीज थी तो वो थी सफाई। गांधी सफाई के संबंध में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। अगर पूरे देश में हम एक जन आंदोलन खड़ा करें कि गांधी 150 मनाएंगे, तब हम पूरे हिंदुस्तान के हर कोने में सफाई का बल पर हमारी प्रायोरिटी होगी। हम एक जन आंदोलन खड़ा करेंगे, स्वच्छता ये जनजीवन का स्वभाव बना देंगे और एक आवश्यकता के रूप में लेंगे। वो जमाना था, गांधी के नाम पर अच्छे से अच्छे कपड़े लोग जला देते थे और खादी पहनना शुरू कर देते थे। अगर इतना बड़ा महापुरुष का 150वीं जयंती एक प्रेरणा का कारण बने, हेल्थ सेक्टर की जो मूलभूत चीजें हैं उस पर हम बल देंगे। और उसके बाद हेल्थ का बजट कम हो जाएगा। आप देखना, विश्वास मैं कहता हूं, अगर हम इस पर ध्यान दें तो हेल्थ का बजट, और फिर हम क्वालिटी हेल्थ केयर उस पर बल दे सकते हैं। एजुकेशन, क्या वो भरोसा, फिर एक बार वो भरोसा वाली बात। आज गरीब का बच्चा, आपका ड्राइवर को भी पूछ लीजिए, ड्राइवर को पूछो भाई तुम्हारा कोई कर्ज वर्ज है, तो ज्यादातर ड्राइवर कहेगा हाँ मेरा कर्ज है। पूछोगे भाई क्यों, कोई आदत तो बुरी नहीं है, क्यों कर्ज करते हो, और बारीकी से पूछो, ध्यान में आएगा
अपने बच्चे की अच्छी शिक्षा के लिए उसने कर्ज किया होता है। यानी एक ड्राइवर को भी पता है मेरी जिंदगी तो जैसी गई सो गई, मैं मेरे बच्चों को पढ़ाऊंगा। आप किसी भी व्यक्ति को पूछो कि भाई आपकी क्या सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है, तो वो कहे मेरे बच्चों को अच्छा टीचर मिले। बड़े से बड़ा धनी व्यक्ति भी ये चाहता है उसके बच्चे को अच्छा टीचर मिले। अगर हम एजुकेशन में ध्यान देना है तो हमारा जितना ध्यान एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, उससे भी ज्यादा द बेस्ट क्वालिटी टीचर पे होना चाहिए। हमारे देश में हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है। वी हैव स्टार्टेड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन, एक यूनिवर्सिटी शुरू की है। और 10th के बाद 12th के बाद जिसका एप्टीट्यूड टीचर बनने का है, उसको वहीं पर हम कहते हैं आओ, वहीं 5 साल का पूरा कोर्स करके और टीचर के नाते बनो। IIM में पढ़ने के बाद वहां पर अगर कैंपस जॉब प्लेसमेंट होता हो, 1 करोड़ 2 करोड़ के पैकेज मिलते हो, अगर हम कोशिश करें तो टीचर्स एजुकेशन यूनिवर्सिटीज में से कैंपस इंटरव्यू हो सकते हैं और बेस्ट टीचर को लोग 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ देकर के ले जाएंगे। ये स्थिति पैदा की जा सकती है। अगर डेमोग्राफिक डिवीजन है, दुनिया को इतने टीचर्स की आवश्यकता है, हम टीचर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आज पूरे विश्व को मिलियंस ऑफ मिलियन टीचर्स की आवश्यकता है। और एक व्यापारी जाता है ना और उद्योग लगाता है तो अपने रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करके आनंद करता है, लेकिन एक टीचर जाता है ना तो पूरी पीढ़ी को अपनी बना देता है। मैं मानता हूं ग्लोबलाइजेशन के युग में हमारी मजबूत नींव रखने का सबसे बड़ा माध्यम है तो हमारा टीचर बन सकता है, जो दुनिया के साथ हमें जोड़ सकता है। लेकिन हम ये डेमोग्राफिक डिवीजन का बेनिफिट उसके साथ हम कैसे जोड़ें? एंड वी कैन हैव द बेस्ट। अगर हम सीईओ बनाने के लिए इतनी बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूट खड़ी करते हैं, टीचर बनाने के लिए क्यों नहीं करते? हमारी प्रायोरिटी पर हम फोकस करें। उद्योगों को सीईओ कहीं से भी दुनिया में मिल जाएगा, टीचर अच्छा मिले इसके लिए हमने कोशिश होनी चाहिए। हम चाहे या न चाहे, टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। पिछली शताब्दी ज्यादातर उसका इंपैक्ट रहा आईटी का। आने वाले युग में बीटी एंड ईटी डोमिनेट करने वाला है। आईटी का युग रहने वाला है। आईटी विल बी ए कैटलिक एजेंट, हर चीज में वो एक काम करेगा। लेकिन बीटी बायोटेक्नोलॉजी एंड ईटी एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी, सब चीजें एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी से जुड़ने वाली है। पचौरी जी हमारे बैठे हैं, हर चीज उसके साथ जुड़ने वाली है। और इसलिए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, इस पर हम लोग कितना आग्रह से और जो हमारी रुचि प्रकृति प्रवृत्ति के अनुकूल हो, उस टेक्नोलॉजी को हमें इवॉल्व करना होगा। वो अगर हम करते हैं तो हम बहुत बड़ी मात्रा में काम कर सकते हैं। दूसरी विषय है, मेरा मूलतः एक सिद्धांत ये है कि अगर हमारे इकोनॉमी को हमने आगे बढ़ाना है तो एक पिलर पे हमारी दुनिया नहीं चल सकती है। वी मस्ट हैव 3 पिलर्स। एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, दूसरा एग्रीकल्चर सेक्टर एंड तीसरा सर्विस सेक्टर। 1/3 ये तीनों को अगर हम बेस बना करके हम इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं तो कभी एक आध में रुकावट आ जाए तो भी हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ी जो एकदम से कभी कभी गिरावट आ जाती है, ऐसी गिरावट नहीं आएगी। और तीनों के प्रयासों से हम बहुत आगे बढ़ सकते। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर टेक्नोलॉजी का भी महत्व है, उतना ही ह्यूमन रिसोर्स का भी महत्व है। रॉ मटेरियल का जितना महत्व है, इतना ही पीसफुल लेबर का महत्व है। और इसलिए हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी, कभी कभी हमारे यहाँ पता नहीं पिछले कुछ सालों से एक ऐसी मानसिकता बनी है और चारों तरफ तूफान खड़ा हुआ है, जैसे इन्वेस्टमेंट की बात करो जाने कोई पाप कर रहे हो, कोई गुनाह कर रहे हो। और ऐसी एक साइकी बन गई है कि इन्वेस्टमेंट मीन्स इंडस्ट्री।
ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान को इतने क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है और हम जब तक इन्वेस्टमेंट के दायरे को फोकस हमारा ये इंडस्ट्री होने के कारण ही जरा देश में लगता है यार कुछ ही लोग मुट्ठी पर लोग लेंगे। अरे एग्रीकल्चर में भी बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। क्या हमने कभी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को बल दिया? कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। मेरे यहां मैंने कैनाल के ऊपर सोलर पैनल लगाई है। अब ये इन्वेस्टमेंट नहीं होता तो कहां से होता? और सोलर को मैंने कैनाल के ऊपर डाला, उसका कितना फायदा हुआ? 1 किलोमीटर कैनाल के ऊपर सोलर पैनल लगाने के कारण 1 मेगावाट बिजली हमारी उत्पादन हो रही है और हर वर्ष 1 करोड़ लीटर पानी इवेपोरेट होने से बच रहा है, क्योंकि उस पर ढंकन आ गया कैनाल के ऊपर। दूसरा, जमीन बच गई तो मेरी जमीन की कॉस्ट कम हो गई। तीसरा, वो नजदीक में ही गांव के पास से कैनाल गुजरती है तो ट्रांसमिशन लॉस कम हो गया। पांचवा, मैंने जब ये प्रोजेक्ट किया शुरू तब मेरे ध्यान में नहीं था, सोलर एनर्जी में अगर जमीन तपी हुई रहती है तो जनरेशन परसेंटेज कम होता है, लेकिन अगर नीचे ठंडा है तो ऊपर और हीट आती है तो 16% ज्यादा पावर जनरेशन होता है। कैनाल पर 16% व्यापारी समझता है पूरी तरह कि बैंक ब्याज से ही ज्यादा हो गई कमाई। कहने का तात्पर्य यह है कि हम इन्वेस्टमेंट, आज जापान मेरे यहां सामने से आया कि भैया हम कैनाल टॉप के प्रोजेक्ट में आना चाहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट ये इंडस्ट्री नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर को बल देने वाला इन्वेस्टमेंट है, पानी बचने वाला इन्वेस्टमेंट है, बिजली पहुंचाने वाला इन्वेस्टमेंट है। और इसलिए हम उस पर कितना बल दें ये आवश्यकता है। हम जब विकास की बात करते हैं तो इस जनरेशन के लिए न सोचे। युग बदल चुका है, हम हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या छोड़ के जाएंगे इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। हमने उस लोभ में पड़ने की जरूरत नहीं है कि ये नहीं होगा क्या होगा। हमारे आने वाली पीढ़ी को शुद्ध हवा मिले, शुद्ध जिंदगी मिले। पचौरी जी ने कदाच विस्तार से बताया होगा आपको, ये हमारी हर पीढ़ी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आगे की पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ के जाए। महात्मा गांधी साबरमती आश्रम में रहते थे। उस समय साबरमती भरी हुई रहती थी, साबरमती में पानी रहता था, लेकिन अगर गांधी जी को कोई पानी दे और ज्यादा दे तो उसको डांटते थे। वो कहते थे देखो भाई आधा ग्लास लाओ, मुझे ज्यादा चाहिए तो मैं मांगूंगा, पानी नुकसान मत करो। नदी बह रही है, नदी के किनारे बैठे हैं, लेकिन वो उस युग में, आई एम टॉकिंग अबाउट 1930s, उसके पहले की बात कर रहा हूं। ये अवेयरनेस, उस परंपरा को हमने, हमारे जो भी डेवलपमेंट होंगे, हमारी भावी पीढ़ी की सुरक्षा की गारंटी इसमें अंतर्निहित होनी चाहिए और उसको अगर हम चलाते हैं तो होगा। दूसरा विषय है, मैं इस मत का हूं कि डेवलपमेंट दुर्भाग्य से वो सरकार का कार्यक्रम बन गया है। ये स्ट्रेटेजिकली बहुत बड़ी मिस्टेक है। डेवलपमेंट ये जन आंदोलन होना चाहिए, इट शुड बी मास मूवमेंट। जब तक हम जन भागीदारी के साथ जनता को जोड़ करके डेवलपमेंट के एजेंडा को आगे नहीं बढ़ाते हैं तो वो सिर्फ वो सरकार का कार्यक्रम बना रहता है, दिए जलते रहते हैं, रिबन कटती रहती हैं, फोटो छपती रहती हैं, बयान आते रहते हैं, इससे आगे गाड़ी नहीं चलती है। और मैं जब जन आंदोलन कहता हूं तो जन आंदोलन का मेरा अर्थ क्या है? देखिए 1857 से अपन हाथ लगाए, कोई वर्ष ऐसा नहीं होगा कि देश की आजादी के लिए मरने वाले व्यक्ति आगे ना आए हो। फांसी के तख्त पर चढ़ गए, शहीद हो गए, कुछ समय बीता कोई दूसरा निकला, फांसी के तख्त पर चढ़ा, शहादत की परंपरा चलती रही, लेकिन आजादी नजर नहीं आती थी। उनकी देशभक्ति में कोई कमी नहीं थी, उनके बलिदान में कोई कमी नहीं थी, जान की बाजी लगा देने वाले लोग थे, लेकिन आजादी नजर नहीं आई थी। गांधी की विशेषता यह थी कि उन्होंने आजादी को जन आंदोलन बना दिया। अगर आप रेंटियां लेकर के बैठे हैं
खादी पहनते हैं, आप आजादी के लिए काम कर रहे हैं। आप किसी को निरक्षर को पढ़ा रहे हैं, आप आजादी के लिए काम कर रहे हैं। आप नेचुरोपैथी में किसी रक्तपीतिया की दवाई कर रहे हो, यानी उन्होंने हर काम को आजादी से लिंक अप कर दिया था। हर काम को उन्होंने विश्वास, तुम एक गीत भी गाते हो देशभक्ति का, तुम आजादी के लिए कर रहे हो, जन आंदोलन में बदल दिया था। और उसको मिट करना अंग्रेजों को कभी समझ ही नहीं आया। ये गांधी की विशेषता थी। गांधी के पहले देश के लिए मरने वालों की कमी नहीं थी, बहुत लोगों ने देश के लिए जान दी है, लेकिन गांधी ने इसको जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। विकास को भी जन आंदोलन में परिवर्तित करना पड़ेगा। हर व्यक्ति को लगना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं मेरे देश के विकास के लिए कर रहा हूं। मैं बस का ड्राइवर हूं, मेरे देश के विकास के लिए कर रहा हूं। मैं पेट्रोल ज्यादा नहीं जलाऊंगा, मेरे देश के लिए मुझे ये करना होगा। मैं इतनी स्पीड मेंटेन करूंगा हर चीज में। और ये माहौल हम क्रिएट कर सकते हैं। डेवलपमेंट को एक जन आंदोलन बना करके अगर हम चलते हैं तो हम अवश्य रूप से आगे बढ़ सकते हैं। आखिर में कुछ वाक्य बोल करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। वी मस्ट देयरफॉर बिल्ड एन एजेंडा फॉर स्पीडी येट सस्टेनेबल economic growth that is inclusive of all, respectful of individuals, responsive to innovations, and responsible towards the future generations. We must together build an economic agenda for the India of our dreams that translate into improved standards of living, increased human well-being, and assured social justice.